नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रंगी। आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ दोस्तों आज हमारे साथ हरियाणा के बहुत ही अच्छे एथलेटिक्स के कोच चंद्रपाल जी। सबसे पहले कोच साहब जी आपको हमारा नमस्कार, साथ के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। नवनीत स्पोर्ट्स चैनल को बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने स्पोर्ट्स का बीड़ा उठाया है और इसके लिए इन भाई को चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कोच साहब आपने टर्निंग कब से शुरू करवाई है यमुनानगर में? मैंने सन 1996 से यमुनानगर में ट्रेनिंग शुरू करवाई थी और तब से मैं लगातार ट्रेनिंग करवा रहा हूँ एथलेटिक्स की, जिसमें सभी इवेंट्स हैं, एथलेटिक्स के जितने भी इवेंट्स हैं, चाहे वो जंप्स हों, थ्रोज हों, हर्डल रेस हो या रनिंग इवेंट। तो लगातार 25 साल से ट्रेनिंग करा रहे हो कोच साहब? मैं 25 साल से लगातार ट्रेनिंग करवा रहा हूँ बच्चों को यमुनानगर के, और बाहर से भी बच्चे आते हैं, जैसे दूसरे नाम सुन के या एक दूसरे के बच्चे संपर्क में आ जाते हैं, तो उससे यूपी के और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी यहाँ पे, अदर स्टेट के भी आके यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो कोच साहब आप यहाँ पर ट्रेनिंग कराते हो, आपकी फ़ीस वगैरह क्या रहती है? मेरी कोई फीस नहीं है, मैं निःशुल्क ट्रेनिंग करवाता हूँ, कभी किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया। और अपनी हैसियत के अनुसार अगर कोई गरीब बच्चा होता है, मैं भी गरीब ही हूँ, अगर कोई गरीब बच्चा होता है अपनी हैसियत के अनुसार उनकी मदद भी करता हूँ। जैसे किसी बच्चे के पास कोई टैलेंटेड बच्चा है, उसके पास स्पाइक्स नहीं है, किट नहीं है, आप उनको दिलवा देते हो? दिलवा देता हूँ, और डाइट वगैरह का भी उनका अरेंजमेंट करवा देता हूँ। यहाँ पे स्पोर्ट्स की जो दुकान है उस पर मैंने स्पेशल कह रखा है कि मेरे नाम से जो भी बच्चा आए वो अगर स्पाइक्स मांगता है उसको स्पाइक्स दे दें, किट मांगता है उसको किट दे दें, पेमेंट मैं खुद करता हूँ। कोच साहब हमें आप पर बहुत गर्व है, जैसे कि आजकल हरियाणा में 90% कोच जो कि पैसे लेकर के ट्रेनिंग करवाते हैं, और जो 10% कोच हैं शायद ही निःशुल्क करवाते होंगे, जैसे आप करवा रहे हो। हमें आप पर बहुत गर्व। कोच साहब आप ऐसे ही ट्रेनिंग करवाओ और आपका नाम रोशन होगा। जो हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं या अदर स्टेट से भी आते हैं और अपने देश के लिए ओलंपिक में झंडा फहराएंगे, इसलिए हमें आप पर बहुत गर्व। आप इसलिए खिलाड़ियों को प्रैक्टिस भी करवा रहे हो, आप ऐसे ही मेहनत करते रहो। जी जी जी, देखिए मैं तो लगातार चला हुआ हूँ 25 वर्षों से। इस दौरान बहुत से एथलीट जो आजकल अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, आरपीएफ, आईटीबीपी, आर्मी, और भी जैसे स्पोर्ट्स के टीचर, पीटीआई, डीपीज, और डिपार्टमेंट के अंदर सरकारी कोचेज भी लगे हुए हैं। तो मैं अपनी सेवाएं लगातार दे रहा हूं। मुझे किसी बच्चे से कोई लालच नहीं है। जो बच्चा जॉब लग जाता है और खुशी बहुत होती है, खुशी होती है। बस मेरा वही नाम है, मैं कोई नाम नहीं चाहता अपना, कोई इनाम नहीं चाहता अपना। जिन बच्चों को मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ वो बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके लिए मैं एक उनका गुरु हूँ। वो बच्चे जब यहाँ पे जॉब लगने के बाद मिठाई का डब्बा भी लेके आते हैं तो वो भी मैं यहीं पे खोल के बच्चों को खिला देता हूँ, मैं कभी अपने घर नहीं लेके जाता। तो ये बच्चे कामयाब हों और उनको एक रास्ता मिले मेरे द्वारा, अगर वो ट्रेंड हो जाएं, ट्रेंड होने के बाद कामयाब हो जाएं, तो मुझे इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। कोच साहब आपने अभी तक कौन कौन सी डिग्री की है? जैसे NIS करनी होती है, MPEd, BPEd? हाँ, मैंने पढ़ाई में सबसे पहला जो कोर्स होता है जैसे कि स्पोर्ट्स का वो DPEd होता है, DPEd किया। फिर मैंने MPEd मास्टर डिग्री की है, और फिर मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से NIS किया है, कोचिंग का डिप्लोमा लिया है, और उसके बाद मैं अपना लगातार कोचिंग में करवा रहा हूँ। तो कोच साहब जैसे आपने NIS भी की है, तो इसमें क्या ज़रूरी होता है कि हमें किसी भाई बहन ने NIS करनी है, जैसे उनका मेडल आया हुआ है, तो उनको कैसे NIS करनी है? जैसे वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है। जी जी, NIS में सर जी एक तो होता है शॉर्ट कोर्स जो लगभग 40 डेज़ का होता है, 40-45 डेज़ का शॉर्ट कोर्स होता है, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट कोर्स। वो वह एथलीट कर सकता है, वो प्लेयर कर सकता है, किसी भी गेम का प्लेयर जिसने गेम खेला हो, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया हो, या DPEd, MPEd की डिग्री ली हो, वो शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकता है। इसके अलावा फुल कोर्स करने के लिए जो एक कोच की एलिजिबिलिटी है, उसके लिए कोई भी प्लेयर, किसी भी गेम का प्लेयर, वो नेशनल का मेडलिस्ट हो
ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी का मेडलिस्ट हो, वही उस कोर्स को कर सकता है। उसके लिए उस कोर्स को करने के लिए फिजिकल भी होता है, फिर रिटन टेस्ट होता है, उसके अलावा फिर डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाते हैं। जो बच्चे खेले हुए होते हैं अच्छी लेवल पे, उन्हीं को प्रेफर किया जाता है, वही इस कोर्स को कर सकते हैं। जैसे कोच साहब आपने बताया है जो मेडल लेके आता है वो NIS करता है, आपने भी कोई गेम किया है? मैंने एथलेटिक्स करता था, मैं एथलेटिक्स में डेकाथलॉन करता था, मैं डेकाथलॉन के अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप करता था मैं। तो कोच साहब आपने कब से शुरुआत की थी अपने गेम की? मैंने अपने गेम की शुरुआत कर दी थी 85 में। तो कोच साहब आपके गुरुजी कौन रहे हैं जिन्होंने आपको इतना अच्छा कोच भी बनाया है और इतना अच्छा खिलाड़ी भी बनाया है? मेरे गुरुजी, सबसे पहले तो मेरे गुरुजी थे गांव के। मैं शुरुआती समय में मैंने कुछ साल गांव में प्रैक्टिस की। मेरे गांव से अर्जुन अवार्डी श्री साबिर अली जी हैं, जो रेलवे के चीफ कोच भी रहे हैं, नॉर्दर्न रेलवे के चीफ कोच भी रहे हैं। अर्जुन अवार्डी हैं, एशियन मेडलिस्ट हैं, रेलवे में जॉब करते थे। उनकी प्रेरणा से, उनको देख देख के लोग उनका नाम लेते थे कि इतने अच्छे एथलीट हैं, तो खेलने की एक लगन पैदा की गाँव में। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आए तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे जो कोच साहब थे वो नसीम अहमद थे। नसीम अहमद आजकल पंचकुला में है मेरे कोच साहब। उनकी गाइडेंस में कुछ साल प्रैक्टिस की। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि तब जब हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे, तब हम इस चीज़ में फंसे रहे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पहले कुरुक्षेत्र था, और जैसे ही जब हम गेम में बढ़ रहे थे, कुरुक्षेत्र के बाद डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, यमुनानगर बन गया। अब नए डिस्ट्रिक्ट का बनने में, उसका सेटअप होने में टाइम लगता है। वही हमारा एक पीक परफॉर्मेंस का टाइम था, उसी में हम उलझे रहे और इतने कंपटीशन हमें नहीं मिले, उतनी सुविधाएं भी नहीं थी। और यमुनानगर एक कॉर्नर में है, एक तरफ इसके यूपी लगता है, थोड़ा सा हिस्सा इसका हिमाचल में लगता है, थोड़ा सा उत्तराखंड को टच करता है, एक कोने में है। तो यहाँ पे दूसरे दूर डिस्ट्रिक्ट के जो कोचेज थे वो यहाँ पे ट्रांसफ़र लेके राजी नहीं था कोई भी। तो कोचों का हमेशा भाव रहा। जो हमारे कोच साहब थे नसीम अहमद जी, वो रुड़की से थे, इसलिए वो यहाँ पे शूट करके हमें रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। फिर मैं यहाँ से पटियाला चला गया था, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करी है। कोच साहब जैसे आपके समय में सिंथेटिक ट्रैक नहीं होते थे? जी जी, हमारे समय में सिंथेटिक ट्रैक, जहाँ तक मुझे याद है कि हिसार जो यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसी में एक ट्रैक था, बाकी पूरे हरियाणा में कोई नहीं था। उसके बाद शायद एक पंचकुला बना और फिर रोहतक, और अब तो जगह जगह बनने लगा अब तो। लेकिन हमारे यमुनानगर में अभी भी नहीं है। बिल्कुल कोच साहब, जैसे अब आप सरकार को क्या कहना चाहते हो? यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक नहीं है, तो यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक बनेगा तो अच्छे और भी खिलाड़ी उभर के आएंगे। आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार से हमारी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि जैसे सभी डिस्ट्रिक्ट में सिंथेटिक सिंथेटिक ट्रैक बिछा रहे हैं, यहाँ के बच्चों की सुविधा के लिए भी सिंथेटिक ट्रैक जल्दी से जल्दी बिछाया जाए, ताकि बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, अपने भविष्य के लिए अच्छा काम कर सकें, ट्रेनिंग अच्छी कर सकें। अब थोड़ी सी बारिश हो जाती है, प्रैक्टिस रुक जाती है और कई दिन तक ट्रैक नहीं सूखता। सिंथेटिक में ऐसा है, अब बारिश हुई, रुकी, उसके आधे घंटे बाद प्रैक्टिस कर लो तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आती, कोई रुकावट नहीं आती। तो कोच साहब, हम भी सरकार से प्रार्थना करते हैं ताकि जो हमारे यमुनानगर में फ़िलहाल मिट्टी का ट्रैक है, यहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाए, ताकि जो हमारे खिलाड़ी हैं हरियाणा के और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, यहाँ पे ओलंपिक तक जाएंगे, हरियाणा का नाम रोशन करेंगे, मेडल लाएंगे। तो और साथ के साथ कोच साहब भी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर और अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को, ताकि इनको भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पर बीच में प्रैक्टिस ना रुके, ताकि बारिश हो जाती है तो कीचड़ हो जाता है। सिंथेटिक होगा तो यहाँ पर कभी बारिश होगी तो जल्दी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, ऐसी नहीं है। तो यहाँ से ज़्यादा खिलाड़ी निकलेंगे। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाए। तो सरकार, कोच साहब जैसे आप गेम करते थे डेकाथलॉन, उसमें 10 इवेंट होते हैं जी, तो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जैसे एक इवेंट होता है 400 मीटर का, कोई एथलीट है 400 मीटर करता है, तो उससे अलग कितनी मेहनत करनी पड़ती है डेकाथलॉन को? देखिए, एक डेकाथलीट को जो दूसरी कोई भी इंडिविजुअल इवेंट है, वो इंडिविजुअल इवेंट मानी जाती है। जैसे 100 मीटर का कोई एथलीट है, वो उसकी एक इंडिविजुअल इवेंट है। इसी तरह डेकाथलॉन 10 इवेंट को जोड़ के एक इंडिविजुअल इवेंट बनता है।
तो उसमें 10 की 10 इवेंट करनी पड़ती है। आम धारणा है कि जो थ्रोअर है वो अच्छी रनिंग नहीं कर सकता, लेकिन एक डेकाथलीट को स्पीड भी लगानी पड़ती है 100 मीटर, उसको 1500 मीटर मिड डिस्टेंस भी भागनी पड़ती है, उसको बाधा दौड़ 110 मीटर हर्डल भी भागनी पड़ती है, उसको हाई जंप भी करना पड़ता है, उसको पोल वाल्ट भी करना पड़ता है, उसको जेवलिन, डिस्कस और इस तरह से उसको ये इवेंट सारी करनी पड़ती है। तो उसी तरह से उसका शेड्यूल होता है, उसका बिजी शेड्यूल होता है। लगभग एक डेकाथलीट डेली 6 घंटे प्रैक्टिस कम से कम उसको चाहिए, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए और हर रोज़ उसको कम से कम 4 इवेंट कवर करनी चाहिए। अपनी टोटल 10 इवेंट की 4 इवेंट कवर करनी चाहिए। इस तरह से वो एक डेकाथलीट कामयाब हो सकता है। इसी तरह से हेप्टाथलॉन में जो लड़कियों की इवेंट होती है उसमें 7 इवेंट होती है, वो भी एक टफ इवेंट मानी जाती है। और इसीलिए जो डेकाथलॉन के प्लेयर होते हैं उनको आयरन मैन कहा जाता है। बिल्कुल इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जी कोच साहब, जैसे आप इसमें मेहनत करते थे जी, तो इंजरी के कितने चांस रहते हैं? जैसे एक दिन में 4 इवेंट करने पड़ते हैं, थ्रो भी करनी पड़ती है, रनिंग भी करनी पड़ती है, इंजरी के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। देखिए अगर कभी आपको इंजरी आई है? ये इंजरी आ जाती है, इंजरी तब आती है जब टेक्निक की कमी हो, गाइडेंस की कमी हो, अच्छी कोचिंग की कमी हो। देखिए एक अच्छे एथलीट के लिए एक अच्छी फाउंडेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी मकान को बनाते हैं तो पहले उसकी बुनियादें भरते हैं। बुनियाद हमेशा जब हम ऊपर दीवार बनाते हैं तो दीवार की जो मोटाई होती है वो कम होती है, लेकिन जब बुनियाद उसकी भरते हैं तो उसकी मोटाई बहुत जाती है। उसकी फाउंडेशन में ईंटें, बड़े बड़े पत्थर वो सारे लगाए जाते हैं, तभी उसके ऊपर एक अच्छी बुनियाद तैयार होती है। इसी तरह से एक एथलीट का है, जब एथलीट शुरू करता है शुरुआती दिनों में उसको सभी तरह की इवेंट करवाई जाती हैं, सभी तरह की एक्टिविटी करवाई जाती हैं, उसकी फिटनेस के ऊपर ध्यान करवाया जाता है। फिटनेस के जितने कंपोनेंट्स हैं, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस, उन सब के ऊपर बहुत बड़े बेस पे काम करवाया जाता है। जैसे जैसे प्लेयर ट्रेंड होता जाता है उसको फिर उसी की इवेंट का ज़्यादा वर्क करवाया जाता है, ज़्यादा ट्रेनिंग करवाई जाती है, इवेंट से रिलेटेड वर्क करवाया जाता है। तो इस तरह से उसका एक बड़ा प्लान तैयार करके अगर हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो इंजरी के चांसेस कम आएंगे। वार्म अप और कूलिंग डाउन दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ों का जब एक बैलेंस बनेगा तब एक आइडियल बॉडी तैयार होगी किसी एथलीट की, और तभी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहूँगा, वो चीज़ जो सबसे मेन चीज़ है वो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी कोच के पास प्लेयर आया ट्रेनिंग करने के लिए तो आप सबसे पहले उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, उनकी ट्रायल लें कि वो जी उसके लिए टेस्ट होते हैं, कुछ बैटरी टेस्ट होते हैं, कुछ अदर टेस्ट होते हैं। जैसे किसी बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लेना तो उनका टेस्ट लेते हैं वो। जी, उसी तरह से अगर किसी कोच के पास कोई बच्चा है तो उसका पहले टैलेंट आइडेंटिफाई करें। टैलेंट आइडेंटिफाई करने के बाद कि वो बच्चा स्पीड इवेंट कर सकता है, वो थ्रोइंग इवेंट कर सकता है, वो जंपिंग इवेंट्स कर सकता है, तब उसको एक पर्टिकुलर इवेंट में डालें। बिल्कुल कोच साहब। तो कोच साहब, जैसे आजकल आर्मी के लिए जैसे जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं जी, हर जगह एकेडमी खुली हुई है। जी, जैसे वहाँ पर NIS कोच तो नहीं है शायद जी, और जो बच्चे पहले तैयारी करते हैं आर्मी की जी, और वो खुद बाद में उनसे भर्ती क्लियर नहीं होती, खुद एकेडमी खोल लेते हैं। जी, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए आजकल तो मैं आपको बात बताऊं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम नहीं भी ज़्यादा 70-80 एकेडमी खुल रही हैं। एवरेज है, कहीं कहीं 100 भी हो सकती हैं। हर 5-7 किलोमीटर के बाद एकेडमी खुल रखी है। ये कोई बुरी बात नहीं है, स्पोर्ट्स की जागरूकता आ रही है लोगों में। बिल्कुल, गांव-गांव तक स्पोर्ट्स पहुंच रहा है, बच्चे इसके बारे में जागरूक हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो किसी ऐसे के अंडर ट्रेनिंग करें जिसने या तो अच्छा स्पोर्ट्स किया हो या स्पोर्ट्स का अच्छा जानकार हो। ये ना हो कि आप अनाड़ी के पास ट्रेनिंग करो, कुछ दिन बाद घुटने इंजर्ड हो जाएं, एंकल इंजर्ड हो जाए, इंजरी लेके आप बैठ जाएं और परफॉर्मेंस जीरो। ऐसा ना करें। जिसके पास आप ट्रेनिंग करें उसके बारे में पहले नॉलेज लें, उसके बारे में पहले जानें, क्या उसने किसी अच्छे कोच के पास प्रैक्टिस की है,
क्या उसने स्पोर्ट्स की कोई डिग्री ले रखी है, या वो अच्छा एथलीट रहा है, अच्छा खिलाड़ी रहा है, तब आप उसके पास करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो अच्छा कराएगा। जिसने अच्छा कर रखा है वो अच्छा कराएगा। बिल्कुल कोच साहब। लेकिन अगर उसने खुद कुछ नहीं किया और जाके दूसरों को ट्रेंड करने लग जाएगा तो फिर वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा और बच्चों का फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। नुकसान होगा। बिल्कुल कोच साहब, आपने जैसे बताया था कि घुटने इंजर्ड हो जाते हैं, जी मतलब इंजरी आ जाती है खिलाड़ी को। जी जी। जैसे अकेडमियों में होता है, बच्चों को इंजरी आ जाती है, फिर भी उनकी मारपीट करके प्रैक्टिस करवाई जाती है। मारपीट करने वाला जो ट्रेंड था वो आज से 25-30 साल पहले चला गया। आज तो स्कूल में किसी बच्चे को आप मार नहीं सकते, किसी भी जगह किसी को नहीं आप मार सकते। इवन देन यहाँ तक कि जो पुलिस भी है, अगर पुलिस किसी मुजरिम को अरेस्ट करती है वो भी नहीं मार सकती। वो भी कोर्ट से परमिशन लेगी, उसका रिमांड लेगी, तब जाके उसको मार सकती है। पुलिस भी नहीं मार सकती। कोच तो मतलब ही नहीं है मार दें। और जो कोच मार पीट के प्रैक्टिस करवा रहा है उस कोच का अपना क्या इफेक्ट है, उसकी बात में दम कहाँ है अगर वो मार पीट के करवा रहा है। वो बच्चों को मोटिवेट थोड़ी कर रहा है, वो तो बच्चों को सजा दे रहा है। कोच की तो वॉइस, कोच की कमांड, कोच का मोटिवेट करना, कोच की काउंसलिंग इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि बच्चा खुद ब खुद तैयार हो जाए कि मैं बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मारपीट तो कोई जरिए नहीं है इस चीज़ का, मारपीट कोई सोल्यूशन नहीं है। मारपीट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, गलत है जो भी करता है, ये गलत, बिल्कुल गलत चीज़ है सर।